Hello, I'm Ashish Verma from Career Classes Institute Haridwar. Today we will discuss about the English syllabus जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है लाइक एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस। तो आज हमारी जो क्लास है वो एक ओरिएंटेशन क्लास है इंग्लिश की, जिसमें हम आपको बेसिक्स बताएंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम होता है कि कॉम्प्रिहेंशन, एक बार को हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं, पैराजम्बल को पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिस के हैं। बट ग्रामर को करने के लिए हमें रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स डायरेक्ट रूल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं लाइक नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, राइट। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को सेंटेंस में पढ़ के ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन कंजंक्शन है, तो बच्चा रूल्स से इंप्लीमेंटेशन कर भी कैसे लेगा। तो ओरिएंटेशन क्लास में आपको ये दिखाया जाता है, ये समझाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि आप किसी सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने, राइट। तो पूरा आज हमारा क्लास इसी के ऊपर होने वाला है। मैं आपको कुछ सेंटेंस के थ्रू ये चीजें सिखाऊंगा, बेसिक्स बिल्कुल, ताकि आप ग्रामर को अच्छे से समझ सकें, राइट। ओके, तो पहले हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश में ऐसा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, राइट। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने पूरा सिलेबस आपके सामने ये शो किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इंग्लिश के? पहला पार्ट देखिए जिसे बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है समझिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, राइट। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनके अलावा आपको वर्ब्स को पढ़ना है, टेंसेस को पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ने हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने हैं। ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बात करे हैं, इन पे बेस्ड एग्जाम्स में एरर फाइंडिंग और बोल्ड पोर्शन रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरर फाइंडिंग, एरर डिटेंशन जिसे कहते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और एक पार्ट को वो सेंटेंस के अंडरलाइन या बोल्ड लेटर्स में करते हैं। उस अंडरलाइन या बोल्ड पोर्शन को आपको दिए हुए ऑप्शन से रिप्लेस करना होता है। इन सब में ग्रामर रूल्स ही अप्लाई होते हैं, राइट। ओके, सेकंड पार्ट कहलाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंशन में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप अनसीन पैसेज कहते हैं, 1-1.5 पेज का आपको पैसेज आता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर उसमें से आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं और ऑप्शन पे टिक करना होता है। क्लोज टेस्ट एक स्टोरी होता है, शॉर्ट पैराग्राफ होता है, बीच में नंबरिंग पड़ी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उतने ही क्वेश्चंस दिए होते हैं। हर क्वेश्चन में 5-5 वर्ड दिए होते हैं, जो मोर एप्ट वर्ड वहां पे पुट हो सकता है उसको आपको टिक करना होता है। दैट इज क्लोज टेस्ट टॉपिक। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसे पैराजंबल भी कहा जाता है, आपको 5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस, 7 सेंटेंस दे देगा, उनको आपको अरेंज करके सीक्वेंस देना होगा, देन ऑप्शन पे टिक करना होगा, राइट। तो ये तीनों टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन स्किल के अंदर आते हैं। एंड थर्ड पार्ट आपका जो सिलेबस का है वो है इंग्लिश में वोकैबुलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, चाहे वो एसएससी में बैठ रहे हैं आप, डिफेंस में बैठिए, यहां तक कि आप एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठिए, कैट के, क्लैट के, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो कैब में? सिनोनिम्स, एंटोनियम्स। सिनोनिम्स सेम मीनिंग वाले वर्ड्स कहलाते हैं, एंटोनियम्स अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। मिस स्पेल्ड वर्ड मोस्टली पेपर्स में तो आउट हो चुका है, कुछ एग्जाम्स में भी है। और इडियम एंड फ्रेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि पूरा एक सेंटेंस दे देगा, उस पूरे सेंटेंस के लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। ये हो गया आपका वोकैब पोर्शन, राइट। इन 3 पार्ट से बाहर इंग्लिश का कोई क्वेश्चन सेंटेंस पेपर में नहीं आता है, आपको ये तीनों पोर्शन कवर करने होंगे। हाँ, थोड़ा इतना आइडिया जरूर दे दूं कि बैंकिंग और एसएससी की अगर हम बात करें, तो बैंकिंग के पेपर मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब बेस्ड ज्यादा होते हैं, इनका रोल ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर वहां नहीं पूछा जाएगा। आप लोग 30 क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आ रहा है, तो उसमें से कम आपका 12 मार्क्स का तो ग्रामर पोर्शन ही रहने वाला है, बाकी सारा आपका कॉम्प्रिहेंशन या वोकैब से होता है। एसएससी एग्जाम और डिफेंस की अगर हम बात करते हैं, लाइक एसएससी में सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, या सीपीओ है फॉर सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस। और इसके अलावा डिफेंस में आफ्टर ग्रेजुएशन जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आजकल, सीडीएस के लिए करते हैं, जिसमें आप आईएमए के लिए, ओटीए के लिए भरते हैं, राइट। इन एग्जाम्स में, या आप एयरफोर्स एग्जाम के लिए बात कर लीजिए, एफ कैट की, इनमें ग्रामर का बहुत रोल है, मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रामर से बेस्ड ज्यादा होते हैं, राइट। सो ये था सिलेबस, और मैंने कहा था आपको कि मैं ओरिएंटेशन सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा आपको इस पोर्शन के बारे में आज की, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है भाई, इनकी पहचान कैसे की जाती है और एरर कैसे निकाली जाती है, कैसे सोचा जाता है, एरर तक जाने का काम क्या है, उससे पहले बेसिक क्या पता होना चाहिए, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हम एक सेंटेंस लेंगे इंग्लिश का, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीखेंगे, ठीक है। मैं एक सिंपल सा कोई सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, देखिए।
सेंटेंस है हिज कंडीशन इज मच बेटर देन मी। एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिया है, मैंने लिखा है हिज कंडीशन इज मच बेटर देन मी, राइट। अब मान लीजिए एग्जाम चल रहा है, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है और आपको बताना है इस सेंटेंस पे एरर कहां है। तो बच्चा जब पढ़ता है तो हम क्या इंट्यूशन पे ज्यादा काम करते हैं, बच्चा पढ़ता है देखता है हिज कंडीशन इज मच बेटर देन मी, उसको बात क्या आएगी मन में कि यार इसकी हिंदी बना के दिख जाए, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पहले तो यही सोचेगा ना बच्चा। हिंदी हमने बनाई कि भाई उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिति है वह मेरे से बहुत अच्छी है, उसकी स्थिति मेरे से बहुत अच्छी है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब बच्चा देखता है कि क्या कौन सा वर्ड उसे ऑड लग रहा है कि यार ये यहां आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो जैसे बोलेगा हिज कंडीशन इज मच बेटर देन मी, पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि यार सारे वर्ड तो करेक्ट है, कोई एरर तो नजर आ ही नहीं रही, सही तो है सेंटेंस, क्या मिस्टेक हो सकती है ना। अब कहां पे एरर सेट है, कैसे पकड़ेंगे, उससे पहले जो मैंने बताया था पहचान आनी चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मान लीजिए एडजेक्टिव की एरर है और मुझे ये नहीं पता इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है कहां, कौन है, मैं उसके रूल इंप्लीमेंट कर कैसे लूंगा, राइट। तो पहचान सीख लेते हैं, आइए देखते हैं। सो पहला वर्ड है हिज, राइट। तो हिज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, हिज को कहा जाएगा प्रोनाउन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोनाउन, है ना। अब हिज एक प्रोनाउन है, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए हम लोग शी यूज करते हैं, बॉय के लिए ही यूज करते हैं, तो उसी के कुछ केसेस होते हैं, है ना, ही हिम हिज शी हर हर, राइट। तो इतना तो बच्चे को पता चलेगा कि मान लीजिए उसे पता है कि यार हिज एक प्रोनाउन वर्ड है, लेकिन अगर इतना पता है कि एक प्रोनाउन वर्ड है, इससे आप एरर नहीं निकाल सकते, या आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हिज आएगा नहीं आएगा, इसके कई केसेस हैं, वो केसेस भी आपको पता होने चाहिए, राइट। तो पहले तो हम प्रोनाउन के उन केसेस के बारे में बात करते हैं, राइट। तो पहले मैं ये भी बता देता हूं प्रोनाउन होता क्या है, वैसे तो मोस्टली सभी बच्चों को ही पता होता है। कहते हैं कि ऑल दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और कॉल्ड प्रोनाउन, वो सभी वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, राइट। अब किसी का नाम मान लीजिए आशीष है, मेरा नाम ही आशीष, किसी का नाम सीता, तो हमें मालूम है उनके नेम के प्लेस पे, नाउन वर्ड के प्लेस पे अगर कोई वर्ड रखना है तो आशीष के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, ही, है ना, और कोई गर्ल नेम है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, शी, राइट। तो जो नाउन के प्लेस पे वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन वर्ड्स कहते हैं, क्लियर है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि प्रोनाउन के कौन से केसेस है, क्योंकि अगर मैं ये कहने लगूं नहीं भाई यहाँ पे हिज आना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो ही आना चाहिए, तो मेरे पास लॉजिक होना चाहिए ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं ये बात। तो इसके कुछ केसेस है प्रोनाउन के, उन केसेस के टेबल डिस्कस करते हैं आपस में, चलिए। तो टेबल मैं लिख लेता हूं आपके लिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर की तरफ, देखिए प्रोनाउन का पहला केस कहलाता है नॉमिनेटिव केस, इसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, या फिर एक नाम और है। अब हमारे टाइम में तो स्कूल में ये नाम हमने नहीं सुना, हमारे टाइम में जो पढ़े हैं अपना उत्तराखंड बोर्ड वगैरह से, तो क्या होता था, नाम चेंज होता था, हमारे में लिखा होता था सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, नॉमिनेटिव केस कहिए चाहे सब्जेक्टिव केस कहिए, ये दो केस, ठीक है, मतलब पहले एक ही केस है। इसके बाद जो सेकंड केस होता है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड केस ऑब्जेक्टिव केस, एंड द थर्ड इज possessive adjective case, थर्ड का नाम है possessive adjective case, एंड द फोर्थ जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज हो रहा है possessive pronoun case। तो ये चार केसेस टेबल के थ्रू मैं स्टार्टिंग के आपको समझा रहा हूं, वैसे तो प्रोनाउन के काफी सारे केसेस है, पर अभी मैं चार डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जो मैं सेंटेंस ले रहा हूं उसमें इनका यूज आ रहा है, ओके। तो ये चार केसेस हुए। अब इनमें आता क्या है, मतलब जैसे फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव केस, इसमें कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं, राइट। तो देखिए इसमें आते हैं आपके आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके नॉमिनेटिव केसेस हैं। इन्हीं नॉमिनेटिव केसेस का सेकंड ऑब्जेक्टिव केस बनता है, वो हो जाता है आई का हो जाता है बेटा मी, वी का होता है बेटा अस, यू का यू ही होता है, दे का हम लोग करते हैं दैम, ही का हिम, शी का हर, और इट का चेंज नहीं होता है ऑब्जेक्टिव केस, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। तो दीज आर ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन, राइट।
एंड द थर्ड केस जिसका नाम है पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, इसमें क्या आएगा देखिए, आई मी एंड द थर्ड केस इज माई, एम वाई, बहुत बार यूज किए होंगे वर्ड, वी अस एंड द थर्ड इज आर, ओ यू आर, you and the third case is your, they them and the third case is their, he him and the third case is his। और she का क्या है, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों ही केस सेम रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी हर है और आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी हर ही आएगा। अब इट की अगर मैं बात करूं तो इट का जब थर्ड केस बनाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, उसमें एस लग जाता है, वो हो जाता है आई टी एस, इट्स। डन है। तो ये हो गया आपका थर्ड केस। इसके बाद आता है फोर्थ केस जो मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है, ये बात करते हैं, आई मी माई एंड द फोर्थ केस इज माइन, एम आई एनी, राइट, वी अस आर एंड द फोर्थ केस इज आर्स। आपको आर में एस लगा देना है। ऐसे ही आपको योर में भी एस लगाना है, योर्स, देयर में भी एस लग जाएगा बेटा, देयर्स, हिज में कुछ नहीं लगेगा, हिज का हिज ही लिखिए, हर में एस लगा दीजिए, हर्स। और जो इट का फोर्थ केस होता है वो नहीं बनता ग्रामर में, ब्लैंक रखिए, वो नहीं बनेगा। तो दीज आर फोर केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब जैसे मेरा सेंटेंस होता है, हिज कंडीशन इज मच बेटर देन, आप देख रहे हैं उसमें हिज यूज हो रहा था, है ना, और मेरे पास दो जगह हिज आ रहा है ना, इसलिए मैंने कहा था खाली ये पता हो कि हिज एक प्रोनाउन है तो भी आप क्लियर नहीं कर सकते कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि क्या पता मेरे सेंटेंस में थर्ड केस लगाया गया है या फोर्थ केस लगाया गया है। इसका रूल है, तरीका है पहचानने का, जो हम बात करेंगे। ओके, अब इसके आगे चले, मैं उससे पहले क्लियर करता हूं, जैसे कि जो इंग्लिश में जो वर्ड हम यूज करते हैं किसी वाक्य के लिए, हम बोलते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का डेफिनेशन में ही कहा जाता है, सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस उसे कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट हो। ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट की पोजीशन होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, both are the positions, right, subject of the verb position and object of the verb position। और इन दोनों ही पोजीशन पे या तो बेटा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। ऐसे ऑब्जेक्ट पोजीशन पे भी या तो नाउन आता है या बेटा प्रोनाउन आता है, राइट। ओके, तो देखिए अब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा केस कब यूज करना है। ये जो हमने नोट डाउन किए हैं नॉमिनेटिव केसेस, ये कब यूज करते हैं, इन्हें यूज करते हैं बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले। और वर्ब से पहले किसकी पोजीशन होती है, सब्जेक्ट की पोजीशन होती है। तो जब भी वर्ब से पहले प्रोनाउन केस लगाना हो तो वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होते हैं। इन सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केसेस को वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पोजीशन पे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बिफोर वर्ब आते हैं और नाम भी मैच हो रहा है। देखिए, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट पोजीशन, अरे ओके, तो ये बिफोर वर्ब हो गए। सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, इन्हें यूज किया जाता है आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, यहां पे प्रोनाउन के रूप में, और नाम भी मैच हो रहा है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ये ऑब्जेक्टिव केस कभी भी वर्ब से पहले नहीं आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं। क्लियर हो गया होगा इतनी बात, ठीक है। एंड द थर्ड केस जिसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, इसे यूज किया जाता है बेटा विद नाउन, नाउन के साथ, ये बिना नाउन के नहीं आ सकते। इनमें से कोई भी वर्ड ले लो, इनके साथ एक नाउन आपको रखना ही होगा। मेरे हाथ में पेन है, किसका पेन है, मैं बोला माई पेन, तो माई के साथ एक नाउन वर्ड जुड़ गया, पेन, माई जैकेट, माई माइक, राइट। ऐसा कोई भी वर्ड उठा लीजिए, इनके साथ आपको नाउन जरूर देना पड़ेगा। हाँ, इनकी पोजीशन कहां होगी सेंटेंस में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों जगह आ सकते हैं। ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे भी आ सकते हैं, राइट, बट विद नाउन होंगे। डन। इसके बाद आता है फोर्थ केस जिसे पोजेसिव प्रोनाउन केस कहा गया है, जो मैंने कहा था कि मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है। ये यूज होता है विदाउट नाउन, विदाउट नाउन। इसके साथ, फोर्थ केस के साथ नाउन देने की जरूरत नहीं होती है। थर्ड केस के साथ नाउन देना पड़ेगा, फोर्थ केस के साथ नाउन को यूज नहीं करना होता है, विदाउट नाउन आता है। यानी वही सेंटेंस जो आपने थर्ड केस से बनाया, उसी सेंटेंस को आप फोर्थ केस से भी बना सकते हो, है। यानी थर्ड केस इक्वल टू फोर्थ केस। बस फर्क क्या कि यहां पे नाउन लगेगा इनके साथ नाउन नहीं लगेगा। मैं इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं आपके लिए, ताकि आप इस बात को समझ सकें। लाइक दिस, देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर लूं, एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखा, हर हाउस इज गुड,
सिंपल सेंटेंस है, उसका, एक लड़की है, मैंने कहा उसका घर अच्छा है, हर हाउस इज गुड। हम इसी तरीके से बोलते हैं सेंटेंस, राइट? हमने यही सीखा होता है स्कूल टाइम से कि हर हाउस इज गुड, सिंपल इंग्लिश, ठीक है। जिसमें आप देख रहे हैं हर के साथ एक नाउन वर्ड दिया गया है, हाउस। तो ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव केस विद नाउन वाला, इसके साथ नाउन है, हर हाउस इज गुड। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं फोर्थ केस से बनाऊंगा तो सेंटेंस क्या बनेगा? मैं इस पूरे हर हाउस की जगह फोर्थ केस रख दूंगा, क्योंकि इसमें नाउन नहीं चाहिए होता है, तो मैं लिखूंगा हर्स। हर्स इज अ गुड, और जो नाउन वर्ड था, क्योंकि ये तो बताना पड़ेगा ना हम किस चीज की बात कर रहे हैं, वो जो उसके साथ हाउस नाउन वर्ड था, अब इसको लास्ट में डाल देंगे, हाउस। देखिए हर्स इज अ गुड हाउस। अब फर्क समझिएगा, मॉडर्न इंग्लिश और पहले जैसे यूज करते थे, हर हाउस इज गुड, सिंपल, सबको पता है ये। इसी को आप बोल सकते हो हर्स इज अ गुड हाउस। और इसको और अगर मैं आगे चेक करूं तो मैंने क्या किया था, हर हाउस के प्लेस पे हर्स लिखा था और इसका हाउस मैंने लास्ट में डाला। अब मैं इस पूरे हर्स के लिए क्या लिख सकता हूं, फिर से ये लिख सकता हूं हर हाउस। तो मैंने अगर इसके लिए यहां पे पूरा ये लिख दिया दोबारा, हर हाउस, अब ये पूरा उतार दो साथ में, इज अ गुड हाउस। लो साहब, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी है, तीनों में बात कर सकते हैं, बट हम ज्यादातर इसके साथ यूज टू हैं, राइट? बट ये भी करेक्ट है, ये विदाउट नाउन है, तो ये फर्क है थर्ड एंड फोर्थ केस में। ओके, सो अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैंने आपको फर्क तो समझा दिया, थर्ड केस में क्या फर्क है, फोर्थ केस में क्या है, फर्स्ट कब यूज करते हैं, जिसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कब यूज करते हैं। मेरे सेंटेंस पे चलते हैं और आपसे पूछते हैं, अब बताइएगा मेरे सेंटेंस में वो जो हिज यूज हुआ है वो कौन सा केस है। देखिए, हिज कंडीशन इज मच बेटर देन मी, तो इसमें ये जो हिज है ये कौन सा प्रोनाउन केस है। अगर टेबल की बात करें तो टेबल में थर्ड केस में भी और फोर्थ केस में भी दोनों में ही हिज आ रहा था, लेकिन थर्ड केस में जो हिज आता है वो यूज होता है विद नाउन, और जो फोर्थ केस है उस विदाउट नाउन यूज होता है, राइट? अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ये कौन सा केस है, राइट? तो अब क्या करेगा बच्चा, जैसे उसे हिज देखेगा वो देखेगा, अगर थर्ड केस बताना है तो उसे देखना पड़ेगा कि सर नाउन है या नहीं है। अगर आपको लगता है सेंटेंस में अगला वर्ड नाउन है तो ये जो हिज वर्ड है ये थर्ड केस हो गया, और अगर आपको लगता है कि हिज के बाद नाउन नहीं आया है तो आप बताएंगे फोर्थ केस, राइट? अब तो जो नेक्स्ट वर्ड है उसकी बात कर लेते हैं, इसकी पहचान देखते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जो कंडीशन है यहां पे, कंडीशन को कहा जाता है बेटा नाउन, ये एक नाउन है, ठीक है? अब नाउन, कंडीशन नाउन क्यों है? हमें नॉर्मली जो डेफिनेशन पता होता है नाउन का, जो हमने स्कूल से सीखा हुआ है, उसका क्या है डेफिनेशन, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ये वो सुनते हैं ना कि नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, नेम और थिंग, इनके नेम्स को हम नाउन कहते हैं। आप उसमें क्या देखेंगे, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स। कंडीशन ना तो नेम ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ प्लेस भी नहीं है, नेम ऑफ थिंग भी नहीं है, तो बच्चा कहता है कि नाउन है क्या नहीं। नाउन के 5 काइंड होते हैं, राइट? उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं करेक्ट डेफिनेशन भी आपको बता दूं, अगर आपको करेक्ट डेफिनेशन याद होगी तो आप ढंग से पकड़ पाएंगे कि ये वर्ड नाउन है नहीं है। राइट डेफिनेशन नाउन की जो होती है वो कहा जाता है all those words which are living or non-living that can be seen, touched or felt by someone are called noun। वो सभी चीजें चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, यानी जीवित हो या निर्जीव हो, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर वो चीजें जिन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो भी नाउन ही कहलाते हैं। क्लियर है? अब इसके 5 काइंड होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एंड द लास्ट फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीजें रखी जाती हैं जो चीजें छुई नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती, लेकिन फील की जा सकती है। तो फीलिंग, जिन्हें फील कर सकते हैं आप, वो सब चीजें नाउन में रखी जाती हैं। तो जो कंडीशन वर्ड है वो एक ऐसा ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड है, राइट? फील करने वाला। इसके अलावा बहुत से वर्ड हो सकते हैं, जैसे पेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मोटिवेशन, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बिटवीन 2 पर्सन्स, वो फील होती है। तो ये सभी वर्ड्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, राइट है? लेकिन ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्या है कि इंग्लिश वोकैब का तो कोई अंत है नहीं, कितने वर्ड्स हैं, बच्चे परेशान होते हैं एग्जाम में कितने वर्ड पढ़ के जाएं। कुछ ऐसे वर्ड पेपर में आ जाए जो आपके अभी सुने हुए ही नहीं है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे नाउन है नहीं है। तो एक ट्रिक होती है नाउन को पहचानने की, बहुत बढ़िया। देखिए, कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसमें स्टार्टिंग में प्रीफिक्स होता है और उसके लास्ट में लगता है सफिक्स। तो कुछ सफिक्स है, अगर ये सफिक्स तुम्हें किसी भी वर्ड के लास्ट में लगे दिख गए तो वो वर्ड नाउन वर्ड है।
कौन कौन से सफिक्स हैं कुछ लिख देते हैं आपके लिए, देखिए MENT, जिस वर्ड के लास्ट में MENT लग जाए वो नाउन है। एक वर्ब उठा लीजिए, मैंने कहा मैनेज, मैनेज एक वर्ब है, मैंने उसमें लास्ट में क्या लगा दिया MENT, तो मैनेजमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसे ही और देखिए ANCE, ENCE, TION, SION, SSION, DOM, SHIP, IST, ISM, ITY, HOOD, NESS, ये सभी सफिक्स वर्ड हैं, जिस वर्ड के लास्ट में लगेंगे पक्का नाउन बनेगा। नेस लगा लीजिए, काइंडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस। अब इसमें जो पहला वर्ड था काइंड, हैप्पी, सैड, ये एडजेक्टिव है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, है ना। एडजेक्टिव डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन है ऑल दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट जिस जब इन वर्ड के साथ लगता है एडजेक्टिव वर्ड के साथ वो नाउन बन जाता है। ऐसे हुड, मदरहुड, सिस्टरहुड, ब्रदरहुड नाउन बन रहा है, राइट। और जैसे मैंने जो वर्ड लिया था कंडीशन, उसमें क्या लगता है कंडीशन, KION सफिक्स है। मोटिवेशन, रिलेशन, ये सब नाउन वर्ड होंगे। दम, किंग, डम, विज, डम, राइट, ये भी नाउन बनेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस, एनहेंस, कंडीशन, या फिर जैसे ISM से कुछ हार्ड वर्ड बनते हैं, जैसे पैट्रियोटिज्म, यूनिकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म, ये सभी वर्ड ISM लगने से क्या बन रहे हैं, नाउन वर्ड बन रहे हैं। बड़ी सिंपल पहचान है, ठीक, ये याद कर लो, जिस वर्ड के लास्ट में लग रहे हैं नाउन है। सेंटेंस पे चलते हैं एक बार, देखिए हिज कंडीशन इज मच बेटर देन मी। साहब कंडीशन में TION है, नाउन है, नाउन है तो ये कौन सा केस हो गया, प्रोनाउन का, ये हो गया बेटा आपका थर्ड केस ऑफ प्रोनाउन। सिंपल पता चल गया, मुझे एकदम TION लग रहा है, करना भाई नाउन है ये, मुझे डेफिनेशन नहीं पता, मुझे उसके काइंड्स नहीं पता थे, तो मुझे पता सफिक्स लग रहा है, नाउन है। टाइम बचाइए, स्मार्ट वर्क है, वन डे एग्जाम है, नॉट ए UPSC। ओके, अगला वर्ड क्या है, इज। इज क्या हो गया, इज को कहेंगे बेटा हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर हम इंग्लिश में बात करें काफी सारी, प्रेजेंट की अलग है, पास्ट की अलग है, फ्यूचर में तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते हैं, उन्हें हम मोडाल वर्ब्स बोलते हैं ना, कैन, मे, शैल, विल, मस्ट। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होगी बेटे आपके प्रेजेंट और पास्ट के लिए, देख लीजिए एक बार, इज, am, or, was, were, right, has, have, had, और बेटा एक हो गई did, ठीक है। ये सभी बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है प्रेजेंट एंड पास्ट की, उनमें से एक आई है क्या, is। और जब is am are लगता है तो वो प्रेजेंट का होता है ना, वैसे तो टेंसेस के चैप्टर में क्लियर होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ is am are कहाँ लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है बेटा। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दो प्रकार की वर्ब होती है, इज और जो एम है वो सिंगुलर वर्ब है, और आर जो है प्लूरल वर्ब है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब लगेगी। हाँ, ये जो एम हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं स्पेशली एक ही चीज के लिए लगती है, वो प्रोनाउन केस है आई। आई के लिए एम ही लगता है, बाकी अगर कोई भी चीज सिंगुलर है उसके लिए इज लगेगी, कोई चीज प्लूरल है उसके लिए आर लगेगी। ओके, मैंने इज क्यों यूज किया यहाँ पे, क्योंकि किसकी बात हो रही है, उसकी कंडीशन की। एक लड़का है उसके लिए हमने हिज यूज करा, उसकी कंडीशन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसलिए इज सिंगुलर वर्ब बाय प्रेजेंट में टेंस है, डन। तो ये होगी हेल्पिंग वर्ब बेटा। अब आगे बात करते हैं, अब एक वर्ड पकड़ते हैं जो वर्ड है बेटर, कि बेटर क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो बेटर जो है बेटा यहाँ पे वो है एडजेक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ADJ, स्पेस का मैं क्यों गया, तो एडजेक्टिव कहलाता है ये। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, वो सभी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में विशेषण बोलते हैं ना। तो ऑल दोज वर्ड व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, राइट। अब बात आती है ये एडजेक्टिव है, राइट, तो मैं ये भी कह सकता हूं चलो साहब ये एक एरर है, मैंने कहा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव तो है लेकिन एडजेक्टिव की तो 3 डिग्री होती है पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव एंड तीसरा सुपरलेटिव, राइट। तो अगर मैं कहने लगूं नहीं नहीं यहां बेटर नहीं, यहां तो गुड आना चाहिए, या मैं कहने लगूं नहीं इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट आनी चाहिए, क्या पता ये एरर हो, तो ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि सेंटेंस में गुड आएगा पॉजिटिव डिग्री, या कंपैरेटिव डिग्री बेटर आएगी, या सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट आएगी। स्टॉप कर, ओके। सो अब ये डिसाइड कैसे किया जाएगा ना कि गुड आएगा, बेटर आना चाहिए या बेस्ट आना चाहिए, तो आइए जरा इसकी डिग्री समझ लेते हैं पहले, हैं देखें।
3 डिग्री होती है एडजेक्टिव में, पहली पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव। क्या क्या वर्ड आएंगे इसके अंदर, कुछ वर्ड से देख लेते हैं एग्जांपल लेके। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा गुड, तो गुड का कंपैरेटिव कहलाता है बेटा बेटर, एंड द सुपरलेटिव इज बेस्ट। ऐसे ही और कुछ वर्ड लेके देखें। टॉल, टॉल का कंपैरेटिव कहलाता है टॉलर, एंड द सुपरलेटिव इज टॉलेस्ट। और कुछ वर्ड देखिए, द वर्ड इज पॉपुलर। अब पॉपुलर का कंपैरेटिव क्या बनेगा? अभी तक क्या देख रहे थे, जैसे गुड का बेटर हुआ, टॉल का टॉलर हुआ, तो अपन ने क्या ईआर फॉर्म लग रही है। तो बहुत से ऐसे एडजेक्टिव वर्ड होते हैं जिनमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाने में ईआर लगा के कंपैरेटिव बन जाता है, गुड का बेटर, टॉल का टॉलर, क्लोज का क्लोजर। लेकिन अगर मैं पॉपुलर का ईआर लगाऊंगा तो क्या वर्ड बनेगा? पॉपुलर। ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो ऐसे वर्ड जिनमें ईआर फॉर्म लगा के हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते, उनमें लगता है मोर। तो इसका पॉपुलर का बनेगा मोर पॉपुलर। और जिन वर्ड में ईएसटी लगा के सुपरलेटिव नहीं बना सकते, उनमें लगता है मोस्ट। तो यहां पे पॉपुलर का बनेगा सुपरलेटिव मोस्ट पॉपुलर। ऐसे ही कुछ भी वर्ड उठाइए बन सकते हैं, है ना। तो हमने देखा कि 3 डिग्री होती है और ऐसे सामने है। देन अब ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी सेंटेंस में गुड आना चाहिए, बेटर आना चाहिए, बेस्ट आना चाहिए? इसका क्या ट्रिक है? तो कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग हो, अगर कोई चीज एक सिंगुलर है, एक ही चीज की आप बात कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव डिग्री में बात करेंगे। लाइक मेरा कोई स्टूडेंट है, मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, कितने थे? एक था, तो मैंने गुड यूज करा। वही उस बंदे का कंपैरिजन मैं किसी और से कर रहा हूं, तो कितने हो जाएंगे लोग? 2। तो जब एक बंदा हो या कोई एक चीज हो तो पॉजिटिव डिग्री, 2 के बीच में कंपेयर हो रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और 2 से ज्यादा में बात हो रही हो तो सुपरलेटिव। लाइक ही इज अ गुड बॉय, कोई क्लास में एक बच्चा है, मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, और इसी का कंपेयर करना है ही इज बेटर देन यू, या ही इज बेटर देन सीता, ही इज बेटर देन रमेश। कितने हो गए? 2 हो गए। तो अपन चले गए कंपैरेटिव में, तब गुड का क्या हो गया? बेटर। अब उसी बच्चे को मुझे क्लास में सबसे अच्छा बताना है, तो सब में यानी 2 से ज्यादा में जा रहा हूं तो बोलूंगा ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो 2 से ज्यादा में जब जा रहे हैं तो सुपरलेटिव का यूज किया जाता है, राइट। तो इस सेंटेंस में, मेरे वाले में आप चेक कीजिए, जो मेरा सेंटेंस था इसमें कितनों की बात हुई है? इस सेंटेंस में हिज कंडीशन इज मच बेटर देन, एक लड़का है कि उसके लिए मैंने हिज यूज करा, तो हिज कंडीशन, एक ये बच्चा हो गया, और लास्ट में मैंने अपनी बात करी है, राइट। कितने हो गए? 2 लोग। तो 2 तो कौन सी यूज होनी चाहिए डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, यानी ये एरर नहीं है, करेक्ट वर्ड है, ठीक है। सो यहां पे बेटर ही आएगा, राइट। अब इससे पहले देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है मच, है ना। क्या मच आना चाहिए सेंटेंस में? वैसे तो ऐसा लगता है कि इसके होने से भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अगर मैं इस वर्ड को ना ही लगाऊं मच को, तो भी सेंटेंस मेरा करेक्ट है। जैसे हिज कंडीशन इज बेटर देन मी, और अगर मैं लगाऊं तो भी सही है, हिज कंडीशन इज मच बेटर देन मी। पर क्या होता हुआ दिख रहा है? उसकी स्थिति अच्छी है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत का मीनिंग आ रहा है ना। सो इसको समझ लो। अब देखिए, ये जो मैंने 3 डिग्री आपको एडजेक्टिव की बताई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इन्हीं में हम कुछ वर्ड ऐड करते हैं कई बार। जैसे कई बार हम वर्ड लगाते हैं वेरी, और कई बार लगाते हैं मच। ये कैसे काम करते हैं? ये जो वेरी वर्ड है, ये हमेशा लगता है बेटा पॉजिटिव डिग्री के साथ। इसे कंपैरेटिव के साथ कभी नहीं बोलते। कभी सुने हो मच बेटर, सॉरी वेरी बेटर, ये नहीं सुना होगा। तो वेरी हमेशा गुड के साथ लगा है। वेरी बना है पॉजिटिव डिग्री को डिस्क्राइब करने के लिए, पॉजिटिव डिग्री की विशेषता बताने के लिए, और मच बना है कंपैरेटिव डिग्री को डिस्क्राइब करने के लिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेरी गुड और मच बेटर। एक कंफ्यूजन और बच्चों को होता है, कई बार बच्चे कहते हैं सर मच मोर का क्या पेयर बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? जब पॉपुलर वर्ड कंपैरेटिव बनता ही मोर के साथ है और मच का यूज होता ही कंपैरेटिव डिग्री के लिए है, तो अपन बोल सकते हैं ना मच मोर पॉपुलर, वो भी करेक्ट है। हाँ, मच मोर बेटर नहीं कह सकते, क्योंकि बेटर ईआर फॉर्म के साथ कंपैरेटिव बना, मोर के साथ नहीं। तो यहां पे मच बेटर होगा, मच मोर बेटर नहीं। डन। ओके, तो ये जो वर्ड है क्या करते हुए दिख रहे हैं आपको? इन एडजेक्टिव वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हुए दिख रहे हैं। तो जो वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर दे वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है? एडवर्ब। उन वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन है ऑल दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यानी कि 3 चीजों को डिस्क्राइब करने के काम करते हैं। वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, और खुद एक एडवर्ब को भी। डन। ओके, सो यानी कि उस सेंटेंस में, जो हमारा सेंटेंस है,
इसमें बेटर से पहले जो मच लगा है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है, किसके लिए? इस अगले वाले वर्ड एडजेक्टिव के लिए। और बेटर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके साथ मच ही आना चाहिए, वेरी नहीं। कई बार एग्जाम में यहां वेरी लगा देगा तो वो एरर हो गई, क्योंकि वो तो पॉजिटिव डिग्री के लिए लगता है और ये कंपैरेटिव है। लेकिन उससे पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि आप बेटर आएगा नहीं आएगा, तो वो क्लियर हुआ कि हाँ दो लोगों की बात हो रही है तो बेटर ही आएगा, तो मच इज करेक्ट है विद बेटर, राइट। ओके, देन अगला वर्ड है देन। बेटा देन दो टाइप से यूज किया जाता है इंग्लिश में, स्पेल में देखा जाए तो THEN होता है, THAN होता है। जब भी आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं हमेशा क्या लगता है? THAN, कंपैरिजन में। बट ये कर क्या रहा है यहाँ पे? ऐसे एज अ कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है बेटा, इसके लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बेटा इसे बोलेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो आपके दो वर्ड्स या दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हुआ, ऑल दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस एंड टू फ्रेजेस आर कॉल्ड कंजंक्शन। यहां पे देन क्या कर रहा है? इस स्टेटमेंट को मुझसे कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन वर्ड हो गया। और कंपैरिजन में THAN ही यूज होता है, THEN नहीं। ओके, एंड देन लास्ट वर्ड बेटा मी। ऑब्वियसली बात है, क्या है ये लिखा? प्रोनाउन का सेकंड केस, ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड केस। डन। लीजिए सर, सारे सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया, पूरे सेंटेंस का, कि पूरे सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। डन। अब बात आती है, चलिए एरर की। क्या बात करते हैं कि इस सेंटेंस में एरर क्या है ना, एरर कैसे पहचानेंगे? तो हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लिए कौन कौन से हैं। अब एरर समझिएगा, कुछ एरर्स जो होती हैं वो रूल्स बेस्ड भी होती है और कहीं पे आपको अपना भी कॉमन सेंस लगाना है कि क्या हो रहा है। यहां पे किसकी बात हुई? उस लड़के की बात हुई? नहीं, उस लड़के की कंडीशन की बात हुई है ना। तो जब उस लड़के की कंडीशन की बात हुई है और उसका कंपेयर किससे हो रहा है? मुझसे। सेम चीजों में कंपैरिजन होता है। आप उसका कंपेयर करते तो मुझसे कर सकते थे, लेकिन आप उसकी बात नहीं कर रहे हो, उसकी कंडीशन की बात कर रहे हो, तो मुझसे कंपेयर नहीं करोगे, मेरी कंडीशन से कंपेयर करोगे। सेम चीजों में कंपैरिजन होता है। तो जब आपने उसकी कंडीशन की बात करी है तो मेरी भी कंडीशन की बात करो ना, तो मी नहीं आएगा, मी के प्लेस पे क्या आएगा? थोड़ा इरेज कर देते हैं, देखो मी के प्लेस पे आपका आ जाएगा माय कंडीशन, राइट। माय कंडीशन ये लिखा जाएगा। अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। और इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो थर्ड केस होते हैं ये वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, वर्ब के बाद भी आ सकते हैं। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं थर्ड केस आ रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव विद नाउन, और लास्ट में भी अब आ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव विद नाउन, और सेम चीजों में कंपेयर हो गया। यानी उसकी स्थिति मेरी स्थिति से बहुत अच्छी है, तो हिज कंडीशन इज मच बेटर देन माय कंडीशन, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए था, वहां पे माई कंडीशन आना चाहिए था। हाँ, और थर्ड केस इक्वल टू फोर्थ केस होता है। तो चाहे तो आप ऐसे बात कर लीजिए थर्ड केस में, चाहे फोर्थ केस में। फोर्थ केस में करोगे तो फिर आप नाउन वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो आप एक काम कीजिए, पूरे माई कंडीशन के लिए एक वर्ड लिख दो, ये मत लिखो, क्या लिख दोगे? एम आई एनी, ये वाला विदाउट नाउन वाला सेंटेंस बना, हिज कंडीशन इज मच बेटर देन माई, दैट इज एन एरर। ये मीन यहाँ करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।